बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को देखने जाएंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है कि जिसकी वजह से हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को यूज़ करना पड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि क्या हम नोटेशंस यूज़ करके अपनी किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम काफ़ी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एग्जांपल्स के किस डिफरेंट लैंग्वेजेस के अगेंस्ट हम उनके कॉन्टेक्स्ट ग्रामर्स को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड देन लास्ट पे हम रेगुलर ग्रामर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेगुलर ग्रामर्स बेसिकली क्या होती हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं जी कि हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, फॉर एग्जांपल जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, आइदर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं या उर्दू यूज़ करते हैं, जो भी कोई लैंग्वेज हम लोग स्टडी करते हैं या जो हम डेली लाइफ के अंदर बोलते हैं या जिसको लिखते हैं, तो उस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके कुछ ना कुछ बेसिक पैराडाइम्स हैं, कुछ ना कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके थ्रू हम उस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे बेसिक अगर हम किसी भी लैंग्वेज के पैराडाइम की बात करें तो वो बेसिकली उसका सेट ऑफ अल्फ़ाबेट होता है कि जिससे उसके हम वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल लें, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम उसका अल्फ़ाबेट का सेट बोलते हैं, लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो हमें पता है कि उसके अल्फ़ाबेट के सेट के अंदर जो करेक्टर्स हमारे पास हैं जी, ABC टू Z करेक्टर है। ये बेसिकली सिंबल्स मिलके डिफरेंट वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी डिक्शनरी के अंदर डिफाइन है। अब नेक्स्ट हमें पता है जी कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के इनपुट अल्फ़ाबेट्स हमें गिवन हो, तो देन हम उस इनपुट अल्फ़ाबेट्स को डिफाइन करके या यूज़ करके हम उससे प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स लिख सकते हैं। अब हमें यह भी पता है कि जब हम किसी इनपुट अल्फ़ाबेट्स के सेट को यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम इनफाइनाइट वर्ड्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब हो सकता है कि उससे प्रोड्यूस होने वाले कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि हमारी लैंग्वेज के अंदर कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं रखते, वो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। तो बेसिकली ये रूल्स कौन डिफ़ाइन करता है कि इस लैंग्वेज के अंदर कौन से बेसिकली वर्ड्स इसका पार्ट होंगे, ये बेसिकली आपकी लैंग्वेज के रूल्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट से कौन से वैलिड वर्ड्स हैं और कौन से इनवैलिड वर्ड्स हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन उसकी डिक्शनरी से मिल रही होती है कि जो हमारे पास वैलिड वर्ड का सेट है वो हमें इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी कि लेट्स सपोज अब हमारे पास लैंग्वेज के इनपुट अल्फ़ाबेट्स भी हैं, हमारे पास लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स भी हैं। अब हम इन वर्ड्स को मिला के किस तरीके से कोई प्रॉपर सेंटेक्स लिख सकते हैं या कोई प्रॉपर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम कभी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जिसको वो फुलफिल करते हैं, देन हम कहते हैं कि ये एक वैलिड सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज कोई सेंटेंस लिखते हैं तो नॉर्मली हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हमें पता है जी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, देन उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आना है, देन वर्ब आना है, देन ऑब्जेक्ट आना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई सेंटेंस लिखते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो इंग्लिश लैंग्वेज के। सपोज ये हमने डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस लिख दी है।
अच्छा, अब ये सेंटेंस डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग कंटेन कर रहा है। जब कोई रीडर इस सेंटेंस को रीड करेगा उसे डेफिनेटली इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमें पता है जी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा यू है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड है, जो वर्ब है वो गो टू है, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। अच्छा, ये वर्ड्स बेसिकली किसी न किसी सीक्वेंस में हमने मैनेज किए हुए, सीक्वेंस में लिखे हुए, जिसकी वजह से ये एक प्रॉपर मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अगर यही वर्ड हम किसी अनडिफाइंड सीक्वेंस में लिख दें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को कहीं शफल करके लिख दूं, अब अगर सेंटेंस की बात की जाए, ये सेंटेंस बेसिकली वर्ड तो कंटेन कर रहा है पर ये मीनिंग कोई थ्रो नहीं कर रहा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का ये उस स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये मीनिंगलेस बात प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली जब हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात भी करते हैं तो फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर भी बेसिकली हम इसी तरीके से ही रूल फॉलो करते हैं। हमारे पास इनिशियली हमारे पास लैंग्वेज का इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, एंड देन फिर हम रूल्स डिफाइन करते हैं कि उस लैंग्वेज के थ्रू कौन से वैलिड वर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करती है। सिमिलरली जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिक्शनरी की बात कर रहे थे, एंड देन उस स्पेसिफिकेशन की बेस के ऊपर हम अपनी लैंग्वेज के वर्ड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि एट द एंड के वो एक वैलिड मीनिंग कन्वे करे। तो ये बेसिकली पर्पस होता था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को मेक श्योर करने के लिए कि हमारी लैंग्वेज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही फॉलो करे, तो उसके लिए हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को राइट डाउन करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने का तरीका क्या है कि हम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका डिफाइन करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जी, वो हम देखते हैं कि क्या मेथड है कि जिसके थ्रू हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स का पता होना लाजमी है। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायर है, जो उसमें सबसे पहले सेट ऑफ टर्मिनल्स, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, एंड देन प्रोडक्शन रूल्स। ये तीनों चीज़ें हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में टर्मिनल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नॉन टर्मिनल्स या फिर बेसिकली जिसको हम नॉर्मली वेरिएबल्स बोलते हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड देन प्रोडक्शंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। टर्मिनल्स बेसिकली हमारे पास हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट को डिफाइन कर रहा था टर्मिनल का सेट। ये बेसिकली हमारे सिग्मा के इक्विवेलेंट होता है, जो कि जिस तरह हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सिग्मा देखा था, जो कि हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट को डिफाइन कर रहा होता है।
देन नॉन टर्मिनल्स की बात करें, नॉन टर्मिनल बेसिकली ऐसी एंटिटीज हैं कि जिसके थ्रू हम फर्दर प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेसिकली प्रोडक्शंस क्या होती हैं हमारे पास, प्रोडक्शंस हमारे पास रूल्स होते हैं जिसके अगेंस्ट हम लैंग्वेज को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर से फिर ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन करके देखते हैं कि तमाम चीज़ें किस तरीके से उसके अंदर डिफ़ाइन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक लैंग्वेज है, सपोज अच्छा, सपोज अगर हमारे पास ये कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अभी हमें नहीं पता कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन सी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेगी। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसके अंदर हम जो टर्मिनोलॉजीज हमने ऊपर मेंशन की है वो डिफाइन करने की या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे किसी भी ग्रामेटिकल रूल के दो साइड्स हैं जी, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। बेसिकली एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म्स आएंगी उसे हम नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। ऐसे सिंबल्स जो कि हमारे पास हमारी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे उसे हम नॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। और नॉर्मली हम नॉन टर्मिनल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉन टर्मिनल को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास हमेशा जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो सिंबल्स आएंगे वो बेसिकली हमारी ग्रामर के नॉन टर्मिनल्स होंगे। जबकि हम जब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे हमारी ग्रामर की प्रोडक्शंस एग्जिस्ट कर रही होंगी। जैसे कि इस एस वाले नॉन टर्मिनल की अगर बात करें तो एस वाले नॉन टर्मिनल के राइट हैंड साइड पे एस से प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्शंस हैं। अगर हम एक्स की बात करें, एक्स के राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास एक्स से प्रोड्यूस होने वाली ग्रामेटिकल रूल है वो एक्स की प्रोडक्शंस हैं। एक चीज़ हमने डिफाइन कर ली कि बेसिकली हमारे पास नॉन टर्मिनल्स किससे कहते हैं। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि टर्मिनल्स। टर्मिनल्स बेसिकली हमारी ग्रामर के इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं जिससे फर्दर हम आगे मूव नहीं कर सकते, जो कि हमारी इन अदर टर्म्स लीफ नोड्स हैं। तो जब भी हम कभी टर्मिनल्स की बात करेंगे तो हम अपनी ग्रामर के अंदर टर्मिनल्स को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास हमारी ग्रामर के टर्मिनल्स कौन कौन से जी, हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं हमारी ग्रामर के इस सर्टन एग्जांपल के अंदर वो ए, बी और हमारे पास लैम्डा या नल ट्रांजिशन। हमेशा जब भी प्रोडक्शंस की बात करेंगे तो प्रोडक्शंस हमेशा नॉन टर्मिनल्स के अगेंस्ट ही हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, कभी भी टर्मिनल के अगेंस्ट हमारे पास प्रोडक्शन नहीं आएगी। जब भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल ही आ सकता है। इस चीज़ को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को राइट डाउन करने जाएंगे या रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही नॉन टर्मिनल आ सकता है।
जैसे कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल एस है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल एक्स है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं वो प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कम्बिनेशन हो सकती हैं टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास प्रोडक्शंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हूँ। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हूँ। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हूँ। और राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स के आने वाली जो स्ट्रिंग है, जो उसकी लेंथ की बात करें, उसके अंदर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके अंदर एक टर्मिनल आएगा या दो टर्मिनल आएंगे या एक नॉन टर्मिनल आएगा या दो नॉन टर्मिनल आएंगे। राइट हैंड साइड पे हम जितने मर्जी टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स डिफाइन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन को डिफाइन करते वक्त। एक्चुअल एग्जांपल के अंदर अगर बात करें तो सुपर एस के अंदर हमारे पास एस की सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्शन थी जो कि ए एक्स बी थी। एस के केस में एस की हमारे पास एक ही प्रोडक्शन थी जिसे हम ए एक्स बी कह रहे हैं। जबकि अगर x की बात करें तो x के केस में हमारे पास x की 3 डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं और हर प्रोडक्शन को हम बार साइन से सेपरेट कर रहे हैं। बार साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है, या तो हम ये प्रोडक्शन पिक कर रहे हैं x की, या ये प्रोडक्शन पिक कर रहे हैं x की, या लास्ट प्रोडक्शन पिक कर रहे हैं। तो ये बेसिकली और के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे पास कि x की एक प्रोडक्शन ए एक्स है, दूसरी प्रोडक्शन बी एक्स है और तीसरी प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन है x की। तो ये बेसिकली रूल थे जी। हमने बोला कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एंड देन एरो के राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन नॉन टर्मिनल अपीयर हो सकता है। एरो के राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्ट्रिंग अपीयर हो सकती है ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। और अगर किसी केस में हमारे पास किसी नॉन टर्मिनल की मोर देन वन प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती हैं तो उस केस में हम बाय यूजिंग बार साइन उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि ये एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी। इसी एग्जांपल की अगर बात करें आगे, हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि इस एग्जांपल से प्रोड्यूस होने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि ये प्रोड्यूस कर सकती है। लैंग्वेज इन विच S goes to AXB and then X goes to AX और BX और नल। अब इस ग्रामर के अंदर जो हमारे पास नॉर्मली स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होता है वो हमारी ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस केस में हमारी ग्रामर का स्टार्टिंग पॉइंट एस है और एस से प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोडक्शन है ए एक्स बी, यहाँ से हमारी कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, सपोज इस एक्स को यूज़ करते हुए हम ए एक्स बी, अच्छा ये एक्स को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं। x को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। या तो हम x को a x से रिप्लेस कर सकते हैं, या इस x को b x से रिप्लेस कर सकते हैं, या इस x को नल से रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज अगर मैं x को नल से रिप्लेस करता हूं, इस केस में हमें पता है कि रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या बनेगी, a b।
हमारी लैंग्वेज के अंदर इस सर्टन गिवन ग्रामर की लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी वो ए बी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं जी कि और कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हमारी इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस हो सकती हैं। दोबारा फिर s गोज टू ए एक्स बी। अब x को सपोज रिप्लेस करते हैं x की फर्स्ट प्रोडक्शन ए एक्स से। x को हम रिप्लेस करें विद द प्रोडक्शन ऑफ ए एक्स। और अब इस x को अगर हम नल से रिप्लेस करें, डबल ए बी वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली अगर हम ए एक्स बी वाली प्रोडक्शन में इस x को x की सेकंड प्रोडक्शन बी एक्स से रिप्लेस करें एंड देन इस x को नल से रिप्लेस करें, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी ए डबल बी। अच्छा, ये बेसिकली ग्रामर हमारी जो लैंग्वेज डिफाइन कर रही है वो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्टार्ट विद ए हो रही है और एंड विद बी हो रही है। ये ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं और बी से एंड हो रही है। तो जो भी स्ट्रिंग ये रूल फॉलो कर रही है तो हमारी ये ग्रामर उसको ड्राइव कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि क्या हम ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी इस ग्रामर से या नहीं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है जी ए बी बी ए बी ए बी। सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हम चूंकि कह रहे हैं कि हमारी ये वाली ग्रामर ए से स्टार्ट होने वाली बी से एंड होने वाली लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है, तो हम ये चीज़ मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्या वाकई ही हमारे लैंग्वेज के अंदर ये वाली स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज़ करते हुए। तो इस स्ट्रिंग को अपनी इस ग्रामर से प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम नॉर्मली डेरिवेशन बोलते हैं। तो हम ये ड्राइव करना चाहते हैं कि ये वाली स्ट्रिंग इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती। स्टार्ट विद s गोज टू ए एक्स बी, देन इस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी विद बी एक्स, देन इस x को अगेन हम रिप्लेस कर रहे हैं विद बी एक्स, एंड देन इस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद ए एक्स, एंड देन लास्ट पे हम इस x को रिप्लेस कर रहे हैं विद नल। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास जो हमारी गिवन स्ट्रिंग थी वो चूंकि इस लैंग्वेज से ड्राइव हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गिवन स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जी जो कि नॉर्मली हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में देखी थी कि क्या जो लैंग्वेज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू डिफाइन कर रहे थे क्या उन लैंग्वेज को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन एग्जांपल्स को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू अप्लाई करके देखते हैं जी कि वो हम किस तरीके से उन लैंग्वेजेस की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ए स्टेरिक से प्रोड्यूस होने वाली लैंग्वेज जिसके अंदर हमें पता है नल आ सकता है, ए आ सकता है, डबल ए आ सकता है, ट्रिपल ए
एंड अप टू सो ऑन। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने जा रहे हैं जी, जो कि ये वाली लैंग्वेज वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। इसको डिफाइन करना है तो हम किससे डिफाइन करेंगे? सपोज s goes to as, और चूंकि नल भी स्ट्रिंग का पार्ट है तो इसकी सेकंड प्रोडक्शन को मैं नल से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारी सिंपल ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जो कि हमारी अबव लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं जी कि नल प्रोड्यूस करना है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एस से। नल प्रोड्यूस करने के लिए एस की हम स्टार्टिंग प्रोडक्शन ही पिक कर रहे हैं नल वाली, तो हम नल प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो गए। सपोज इस लैंग्वेज की हमने स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है ट्रिपल ए, तो उसको किस तरीके से ड्राइव करेंगे जी? एस गोज टू, एस की स्टार्टिंग प्रोडक्शन फर्स्ट प्रोडक्शन में पिक कर रहा हूँ ए एस, देन इस एस को हम फिर रिप्लेस कर रहे हैं एस की फर्स्ट प्रोडक्शन ए एस से, डबल ए एस प्रोड्यूस हो गया। देन फिर इस एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं एस की प्रोडक्शन ए एस से, ट्रिपल ए प्रोड्यूस होगा। अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट करनी है। अब नेक्स्ट टाइम इस एस को रिप्लेस करते हैं एक्स की प्रोडक्शन नल से। नल से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास एस वाला नॉन टर्मिनल रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रिपल ए प्रोड्यूस हो गया जी। इसका मतलब कि हमारी ये लैंग्वेज ए स्टैटिक वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट, अगर हम कह रहे हैं जी कि हमने ए प्लस वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस करवानी है जिसके अंदर मिनिमम एक ए होना लाजमी है, एंड अप टू सो ऑन। अगर इस लैंग्वेज के अगेंस्ट हमने अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे जी? एस गोज टू ए एस। अगर मैं इतना लिख के इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ तो मुझे पता है कि ये ग्रामर कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये वाला जो नॉन टर्मिनल एस है वो किसी टर्मिनल से कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मैं ए एस पिक करूँगा, एस को जब फिर रिप्लेस करूँगा तो एस फिर ए एस से रिप्लेस हो जाएगा, डबल ए एस प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर रिप्लेस करूँगा एस को ए एस से तो ट्रिपल ए एस प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एस हमेशा साथ रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो मुझे टर्मिनेटिंग पॉइंट भी मिलना चाहिए। अगर हम नल इसके साथ पेंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो ए स्टैटिक वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर देगा। तो फिर हम कर क्या रहे हैं कि इसकी सेकंड प्रोडक्शन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ए चूज़ कर रहे हैं। अब अगर हमने ए प्रोड्यूस करना है तो एस की सेकंड प्रोडक्शन को यूज़ करते हम सिंगल ए प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर डबल ए प्रोड्यूस करना है तो एस की फर्स्ट प्रोडक्शन को पिक करेंगे, जिसमें हम कह रहे हैं जी कि एस गोज टू ए एस, देन इस एस को हम रिप्लेस कर देंगे एस की सेकंड प्रोडक्शन ए से, तो हमारे पास डबल ए प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हमने ट्रिपल ए प्रोड्यूस करना था तो इस एस को हम ए एस से रिप्लेस कर देते और लास्ट एस को ए से रिप्लेस करते तो ट्रिपल ए प्रोड्यूस हो जाना था। तो इस तरीके से हम ए प्लस वाली लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जांपल की, कि सपोज कि हमारे पास जो लैंग्वेज है
ए प्लस बी स्टैटिक है, और हमें पता है कि ए प्लस बी स्टैटिक वाली लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स ए और बी का एनी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है। अगर इस लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? S goes to AS और BS और नल। इससे हम नल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल बी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए और बी के एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं जिससे ए बी ए बी वाली स्ट्रिंग अगर हमने प्रोड्यूस करवानी है अपनी इस ग्रामर से, तो वो किस तरीके से करवाएंगे जी? स्टार्ट विद AS, देन इस S को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी, इस S को रिप्लेस कर रहे हैं विद BS, देन नेक्स्ट S को रिप्लेस कर रहे हैं विद AS, देन लास्ट S को रिप्लेस कर रहे हैं विद BS, और एंड पे हम इस S को नल से रिप्लेस करके अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ए बी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे ऐसे हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के ऊपर मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जी, हम कह रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एटलीस्ट डबल ए कंटेन करे। और इससे मिनिमम प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग हमें पता है डबल ए, देन ट्रिपल ए, डबल ए बी ए, बी डबल ए, इस फॉर्म में स्ट्रिंग हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के रूल लिखने हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम इसकी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी S गोस टू के डबल ए आना मस्ट है, डबल ए के पहले और बाद ए और बी का एनी पॉसिबल कम्बिनेशन आ सकता है, तो उसको हम किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देते हैं। अब इस नॉन टर्मिनल एक्स से हमने क्या ड्राइव करना है? बेसिकली इस नॉन टर्मिनल एक्स से हमने जो चीज़ ड्राइव करनी है वो या तो ए और बी का कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन कितने भी टाइम अपीयर हो सकता है, या तो ए एक्स आ सकता है या बी एक्स आ सकता है या एक्स की प्रोडक्शन नल आ सकती है। तो इस तरीके से बेसिकली हम डबल ए कंटेन करने वाली लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, हमने प्रोड्यूस करना है बी डबल ए अगर हमने ड्राइव करना है, S goes to X A X, इसमें हम फर्स्ट X को रिप्लेस कर रहे हैं
फर्स्ट एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद बी एक्स। अब चूंकि हमने बी डबल ए प्रोड्यूस करना था, बी डबल ए प्रोड्यूस हो चुका है। अब हमने एक्स को सिर्फ रिजॉल्व करना है नल से। सबसे पहले हम इस फर्स्ट एक्स को नल से रिजॉल्व कर रहे हैं। इसको नल से रिजॉल्व करने के बाद फर्स्ट एक्स रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बी डबल ए एक्स। नेक्स्ट प्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइम लास्ट एक्स को हम नल से रिप्लेस करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो लास्ट एक्स है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डबल ए वाली स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते जिसमें एटलीस्ट हमारे पास डबल ए लास्ट में अपीयर हो। देन थोड़ी सी हम एक कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट ग्रामर लिखने जा रहे हैं जी। इवन लैंग्वेज की, कि जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ बीस इवन तादाद में हो। अच्छा, उस केस में अगर हम बात करें कि इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी खाली प्रोड्यूस अगर हमने करवाने हैं, तो हम एक प्रोडक्शन उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं जो कि इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बीस प्रोड्यूस करवाए। फॉर एग्जांपल एक्स एस, और अगर हम एक्स को डिफाइन करें हम कह रहे हैं जी डबल ए आ सकता है या डबल बी आ सकता है। अच्छा, सपोज अगर हमने डबल ए और डबल बी प्रोड्यूस करवाने हैं, तो डबल ए डबल बी हम इस एक्स से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने खाली डबल ए प्रोड्यूस करवाना है, तो मैं स्टार्ट से ये वाली प्रोडक्शन एस पिक करूँगा और एक्स को रिप्लेस कर दूँगा डबल ए से, तो मेरे पास डबल ए प्रोड्यूस हो गया। चूँकि खाली अगर डबल ए प्रोड्यूस करना है तो इस एस को नल से रिप्लेस करके मैं यहाँ पे टर्मिनेट करूँगा। अगर मैंने डबल ए डबल बी प्रोड्यूस करवाना है, इस केस में सर्टेन केस में डबल ए डबल बी प्रोड्यूस करवाना है, अभी इस सर्टेन लैंग्वेज से हम कितना प्रोड्यूस करवाएंगे, एस गोज टू एस एक्स, देन अगेन हम एस को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स एस, इस एस को फिर हमने रिप्लेस किया एस की प्रोडक्शन एक्स एस से। अब चूंकि हमारे पास ये वाला एक्स, इससे डबल ए प्रोड्यूस करवाएंगे, नेक्स्ट एक्स से हम डबल बी प्रोड्यूस करवाएंगे। फर्स्ट एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया डबल ए, देन नेक्स्ट एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया डबल बी से, और चूंकि यहाँ पे टर्मिनेट करना है, देन हमने लास्ट एस को रिप्लेस कर दिया विद नल। इसका मतलब है कि डबल ए डबल बी, ए और बी के पेयर्स कॉम्बिनेशन क्रिएट करने तो वो तो हम कर सकते हैं, पर इवन लैंग्वेज के अंदर हमें पता है कि इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज किसी भी फॉर्मेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट, सपोज हमारे पास अगर एक नया नॉन टर्मिनल वाई है जिसके अंदर ए और बी इस ऑर्डर में अपीयर हों, ए बी की फॉर्म में या बी ए की फॉर्म में, और हमने इससे प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्शंस को मेक श्योर करना है, तो हमें पता है कि अगर
एक वाई पिक करेंगे तो उसमें ए और बी ओड काउंट में आ जाएंगे, तो हमें 2 वाइस पिक करने मस्ट हैं। और इन 2 वाइस में एस हम रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, अभी की अगर बात करें, अभी हमारी लैंग्वेज क्या प्रोड्यूस कर सकती है। सपोज अभी अगर मैं ये बात करूं कि मैंने ए बी बी ए प्रोड्यूस करवाना है, ए बी बी ए हम किस तरीके से प्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा जी, हमने फर्स्ट वाई को रिप्लेस कर दिया विद द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ वाई जो कि ए बी है। नेक्स्ट लास्ट वाई को हमने रिप्लेस कर दिया वाई की सेकंड प्रोडक्शन बी ए से। देन मिडल वाले एस को हमने रिप्लेस कर दिया विद नल, तो हमारे पास ए बी बी ए की फॉर्म में स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्ट्रिंग आती है इस फॉर्म में, ए बी डबल ए डबल बी बी ए, अगर हमने इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है जो कि एक इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी वाली स्ट्रिंग है, अगर इसको ड्राइव करना है तो अभी देखते हैं कि हमारी अभी लैंग्वेज इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है इसको ड्राइव करने के लिए या नहीं कर रही। इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी। स्टार्टिंग प्रोडक्शन हमारे पास, क्योंकि हमें स्टार्ट और एंड पे ए बी और बी ए का कम्बिनेशन है, तो हमें स्टार्टिंग प्रोडक्शन वाई एस वाई पिक करनी पड़ेगी। एस गोज टू वाई एस वाई। देन फर्स्ट वाई को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद ए बी एस वाई, एंड देन लास्ट वाई को रिप्लेस कर रहे हैं अभी हम ए बी एस बी ए। इतना पार्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। स्टार्टिंग पे ए बी आ चुका हुआ है, लास्ट पे बी ए आ चुका हुआ है। अब हमने इस एस से डबल ए डबल बी प्रोड्यूस करवाना है। एस से डबल ए डबल बी प्रोड्यूस करवाना, तो एस की फर्स्ट प्रोडक्शन हमें एक्स एस ये चीज़ प्रोड्यूस करके दे सकती है। हम कह रहे हैं जी ए बी, अब एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी एक्स एस से बी ए। अब इस x को रिप्लेस कर रहे हैं विद डबल ए, x को रिप्लेस कर रहे हैं x की फर्स्ट प्रोडक्शन डबल ए से। देन हमें एक डबल ए आ चुका हुआ है, एक डबल बी चाहिए। अब इस डबल बी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस s को फिर रिप्लेस कर रहे हैं, हम इस s को फिर रिप्लेस कर रहे हैं विद एक्स एस के साथ। ए बी डबल ए, एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स एस के साथ, एंड देन बी ए। अब इस x से हमने क्या प्रोड्यूस करवाना है, डबल बी प्रोड्यूस करवाना है। ए बी डबल ए, एक्स को रिप्लेस कर दिया विद
डबल बी एस बी। अब हमारी जो स्ट्रिंग थी वो प्रोड्यूस हो चुकी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अब हमने एक्स को रिमूव करना है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन में एस को रिप्लेस कर दें एक्स की सेकंड प्रोडक्शन हल से, ए बी डबल बी, एस को नल से रिप्लेस किया एंड लास्ट पे बी ए, तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी। ये भी देखना है कि क्या हमारी ये ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है, क्या हमारी ये ग्रामर हर एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर देगी जो कि इवन नंबर ऑफ एस और इवन नंबर ऑफ बीस का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक सिंपल सी स्ट्रिंग की, डबल ए बी बी ए, डबल ए बी बी ए अगर हमने प्रोड्यूस करवाना है तो देखें जी क्या हमारी स्ट्रिंग इसको प्रोड्यूस करने की कैपेबल है या नहीं है। हम स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन पिक करेंगे, अगर हमने ये प्रोड्यूस करवाना है, ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस करवानी अगर हमने, तो स्टार्टिंग में हम प्रोडक्शन पिक करेंगे जी एस गोज टू एक्स एस, इस एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद डबल ए, देन इस एस को नेक्स्ट टाइम हमने रिप्लेस किया वाई एस वाई से, देन इस y को रिप्लेस कर दिया इसकी प्रोडक्शन ए बी, सेकेंड y को उसकी प्रोडक्शन बी ए, और s को नल से रिप्लेस कर दिया तो डबल ए बी ए वाली स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस हो गई। स्टिल हमारी ग्रामर जो हमने लिखी है वो इस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है। क्या कोई ऐसी स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं जो कि इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीस कंटेन कर रही हो और हमारी लैंग्वेज उसको प्रोड्यूस करने के कैपेबल ना हो? जी, एक स्ट्रिंग मेरे ख्याल में अभी हमारी जो लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल ग्रामर का रूल हम दोबारा लिख रहे हैं, वही मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। हम कह रहे हैं जी एस गोज टू एक्सेस और नल और वाई एस वाई, देन एक्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डबल ए और डबल बी ए, देन वाई हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ए बी और बी ए। अच्छा, सपोज अगर हम ये बात करें कि जो स्ट्रिंग डबल ए बी बी ए डबल बी, अगर इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है जो कि स्टिल इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बी वाली स्ट्रिंग है, अगर इसको ड्राइव करना है तो देखें कि हमारी लैंग्वेज इसको ड्राइव कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर स्टार्ट करें विद यहाँ से जो कि डबल ए हमें एक्स से प्रोड्यूस होकर मिलेगा, हम कह रहे हैं एस गोज टू एक्स एस, इस एस से एक्स से हम डबल ए प्रोड्यूस करवा रहे हैं जी, डबल ए एस, नेक्स्ट एस से अब हमने क्या प्रोड्यूस करवाना है, ए बी बी ए, जो कि हमें वाई एस वाई से मिलना है, डबल ए वाई एस वाई, देन फर्स्ट वाई को हम रिप्लेस करें विद ए बी, सेकेंड वाई को विद रिप्लेस करेंगे बी ए, डबल ए फर्स्ट वाई को रिप्लेस करें विद ए बी एस, सेकेंड वाई को रिप्लेस कर रहे हैं विद बी ए। अब हमारे पास इस ए बी और बी ए के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, तो इस एस को हमें नल करना पड़ेगा, डबल ए बी एस को नल किया बी ए,
तो हमारी स्ट्रिंग यहीं पे टर्मिनेट होगी, लास्ट वाला बी ए पर डबल बी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी लैंग्वेज प्रॉपर हर एक इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बी वाली स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर रही। सिंपली करे क्या, इसके अंदर एक प्रोडक्शन रूल और ऐड कर दें डबल एस का। अब जब हमने ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट की है तो अब स्टार्ट हम एक्स एस से लेने के बजाय स्टार्ट हम लेते एस गोज टू डबल एस, एस गोज टू डबल एस। स्टार्ट हम एस गोज टू डबल एस से लेते और फर्स्ट एस को रिप्लेस कर देते विद एक्स एस और सेकंड एस एज इट इज रहता है इसमें। इस एक्स एस को यूज करते हुए हमने इतनी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर ली है, डॉट एस डॉट एस डॉट एस, डबल ए बी बी ए प्रोड्यूस कर चुके हुए हैं। अब लास्ट एस को यूज करते हुए इससे अब हमने प्रोड्यूस करना डबल बी। ये लास्ट एस को यूज करें, इस लास्ट एस को रिप्लेस करें विद एक्स एस, देन इस एक्स को रिप्लेस करें विद डबल बी और इस एस को रिप्लेस करें विद नल, डबल बी प्रोड्यूस हो गया लास्ट वाला। उससे पहले भी स्ट्रिंग हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, डबल ए बी बी ए, डबल ए बी बी ए डबल बी। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो कि इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज को कंटेन करती है वो प्रोड्यूस करने में हम कैपेबल हो गए। अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली हमारे पास उसकी जो पावर है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन जो हम करते थे लैंग्वेज, उससे ज़्यादा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पावर है। वो इस वजह से कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू हम ऐसी लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन नहीं हो सकती थी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि जिसके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और जो एग्जांपल्स हमने देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की, उसके अंदर हमने इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज वाली एग्जांपल देखी जिसमें एज पहले अपीयर होते हैं, बीज बाद में अपीयर होते हैं। एक हमने ये वाली एग्जांपल की थी। सेकंड जो हमने एग्जांपल की थी जी वो पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज की एग्जांपल की थी। इन दोनों लैंग्वेज को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है और इसके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते और ना ही हम इनके अगेंस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो हम लैंग्वेज डिफाइन करते थे उस मेथडोलॉजी से। वो इस तरीके से कि क्योंकि अब हमारे पास कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो एग्जिस्ट करती हैं हम उनके अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज की बात करें पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज बेसिकली एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है जिसके केस हम इसके रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं कर सकते, पर हम इसके अगेंस्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। सपोज पैलेंड्रोम में हमारे पास चूँकि हम एज्यूम करें हमारे पास टर्मिनल्स ए और बी हैं,
अगर ए से स्टार्ट हो रही है अगर कोई स्ट्रिंग तो ए से ही एंड होनी चाहिए। या अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो बी से ही एंड होनी चाहिए। और हमारे पास सिंगल ए आ सकता है, सिंगल बी आ सकता है, और सपोज नल आ सकता है। ये हम कह रहे हैं जी कि ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसके थ्रू हम अपनी पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं जी कि हमारे पास ए और बी वाले टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है स्ट्रिंग्स जो पैलेंड्रोम से प्रोड्यूस हम करवा सकते हैं जी। हमारी लैंग्वेज नल प्रोड्यूस कर सकती है, सिंगल ए प्रोड्यूस कर सकती है, सिंगल बी प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि ए और बी इटसेल्फ अ पैलेंड्रोम है। उसके बाद टू लेंथ की अगर बात करें तो डबल ए प्रोड्यूस हो सकता है पैलेंड्रोम स्ट्रिंग, डबल बी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं टू लेंथ की पैलेंड्रोम। अगर थ्री लेंथ की पैलेंड्रोम की बात करें ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ए बी ए, बी ए बी एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से पैलेंड्रोम प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब देखते हैं जी कि क्या हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं कर सकती। सबसे पहले अगर बात करें नल की तो एस गोस टू नल तो सिंपली नल प्रोड्यूस हो गया। एस गोस टू ए सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग पैलेंड्रोम ए प्रोड्यूस होगी। एस गोस टू बी सिंगल लेंथ की पैलेंड्रोम स्ट्रिंग बी प्रोड्यूस होगी। अगर हमने डबल ए प्रोड्यूस करना है एस गोस टू ए एस ए एंड देन इस एस को रिप्लेस कर देंगे नल से तो हमारे पास डबल ए प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हमने प्रोड्यूस करना है जी डबल बी तो सेकंड प्रोडक्शन पिक करेंगे बी एस बी और एस को नल से रिप्लेस कर देंगे, डबल बी प्रोड्यूस हो जाएगा। थ्री लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है, सपोज बी ए बी प्रोड्यूस करनी है तो एस गोज टू बी एस बी एंड देन इस एस को रिप्लेस कर देंगे विद ए तो बी ए बी स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। हमने मेक श्योर करना है कि जो हमने ग्रामर लिखनी है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर हमारी जो पैलेंड्रोम वाली स्ट्रिंग्स हैं उन्हें ही प्रोड्यूस करे, कोई इनवैलिड स्ट्रिंग प्रोड्यूस ना करे जो कि पैलेंड्रोम नहीं है। अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी जो कि पैलेंड्रोम नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो हमने फिर एक्सप्रेशन जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन की है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारी ठीक नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे फ्लो है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक पैलेंड्रोम स्ट्रिंग हम प्रोड्यूस करके देखते हैं जी, ड्राइव करके देखते हैं। ए बी ए बी ए, सपोज हमारे पास ये एक पैलेंड्रोम है जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे हैं अपनी गिवन ग्रामर से। हम कह रहे हैं जी कि एस गोज टू स्टार्ट विद ए एंड विद ए हो रही है तो एस गोज टू ए एस ए, देन एस को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी क्योंकि डबल ए हम प्रोड्यूस कर चुके हैं स्टार्ट और लास्ट पे, अब हमें डबल बी प्रोड्यूस करवाना है। हम एस को रिप्लेस कर रहे हैं विद बी एस बी एंड लास्ट वाले एस को हम लास्ट में हम एस को रिप्लेस कर रहे हैं विद प्रोडक्शन ए। तो इस तरीके से हमने अपनी पैलेंड्रोम वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर लिया और डिफाइन कर लिया कि इवन जो हमारी लैंग्वेज है वो पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है। एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद हम एक रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे जी कि जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि उसके अगेंस्ट हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से लिखेंगे। एक और नॉन रेगुलर लैंग्वेज की बात करें ए की पावर एन बी की पावर एन where n is greater than
इक्वल्स टू 1, और इससे जो प्रोड्यूस होने वाली लैंग्वेज है हमारी ए बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड अप टू सो। सिंपल अगर इसकी ग्रामर हमने लिखनी है तो चूंकि स्टार्टिंग पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए आएंगे और लास्ट में हमारे पास बीज आएंगे, तो स्टार्ट विद ए एंड विद बी। देन अगेन हमने चूंकि नल वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं करनी तो मिनिमम स्ट्रिंग ए बी हम लिखेंगे। सबसे पहले अगर हमने ए बी प्रोड्यूस करना तो एस को रिप्लेस करेंगे ए बी से, तो ए बी वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी। देन डबल ए डबल बी प्रोड्यूस करना है, एस गोज टू ए एस बी। देन इस एस को फिर रिप्लेस करेंगे ए एस बी से। हम कह रहे हैं जी कि हमने ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है डबल ए डबल बी। एस गोज टू ए एस बी। देन इस एस को फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं एस की फर्स्ट प्रोडक्शन ए एस बी से। इस एस को हम फिर रिप्लेस कर रहे हैं जी एस की प्रोडक्शन ए एस बी से। देन सपोज हमने डबल ए डबल बी प्रोड्यूस करना था, चले इस एस को सिंपली रिप्लेस कर दें उस केस में ए बी से। ए बी इस एस को रिप्लेस कर दें एस की सेकंड प्रोडक्शन ए बी से, तो डबल ए डबल बी प्रोड्यूस हो गए। अगर ट्रिपल ए ट्रिपल बी प्रोड्यूस करना है हमने, एस गोज टू ए एस बी। देन एस को रिप्लेस कर दें एस की प्रोडक्शन ए बी से, तो हम ट्रिपल ए ट्रिपल बी प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गए। किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के दो बेसिकली मेथड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम रिप्लेसमेंट करें और स्टेप बाय स्टेप शो करें कि हम किस तरीके से इसको ड्राइव कर रहे। दूसरा मेथड बेसिकली हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए हम डेरिवेशन ट्री का ड्रॉ कर सकते हैं कि ट्री के थ्रू हम जो भी प्रोडक्शन पिक कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्शंस डिफाइन करें कि हमने इस स्टेप के अंदर ये वाली फर्दर प्रोडक्शन पिक की है। फॉर एग्जांपल अगर इसी डेरिवेशन की बात करें और इसी डेरिवेशन को अगर हमने ट्री रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो वो हम किस तरीके से शो करेंगे। हम कह रहे हैं जी कि एस गोज टू ए एस बी। अगर हम ट्रिपल ए ट्रिपल बी वाली स्ट्रिंग की डेरिवेशन की बात करें, देन इस एस को फिर हमने किससे रिप्लेस किया फर्दर, इस एस को फर्दर हमने फिर रिप्लेस किया ए एस बी से। अगेन हमने फिर इस एस को किस तरीके से रिप्लेस किया ए बी। तो ये बेसिकली हमारा डेरिवेशन ट्री है कि स्टार्ट हमने लिया है, स्टार्टिंग में हमने जो प्रोडक्शन पिक की वो ए एस बी वाली प्रोडक्शन पिक की। इसमें जो हमने नॉन टर्मिनल एस था उसको फर्दर हमने किस प्रोडक्शन से रिप्लेस किया, हमने उसको फर्दर ए एस बी वाली प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दिया। एंड देन लास्ट जो हमारे पास टर्मिनल था नॉन टर्मिनल एस था उसको हमने उसकी प्रोडक्शन रूल ए बी से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने डेरिवेशन वाले प्रोसेस को ट्री के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम डेरिवेशन ट्री बोलते हैं। डेरिवेशन ट्री की रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं इसको।
नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं जी की, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है। नॉर्मली हम जब भी कंपाइलर यूज़ करते हैं, हमारे कंपाइलर के अंदर हमारा कोड किस तरीके से रिकग्नाइज होता है कि जो सिंटैक्स हम लिख रहे हैं वो एक वैलिड सिंटैक्स है या नहीं है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को भी मेक श्योर करने के लिए कंपाइलर के बैक एंड पे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल रूल्स डिफाइन की गए इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कि अगर हम जो सिंटैक्स लिखते हैं वो रूल्स को फुलफिल करता है तो एट द एंड हमारा कंपाइलर उसके अगेंस्ट को जब पार्स करता है तो कहता है कि ये सक्सेसफुल पार्सिंग होगी। अगर उसके अंदर जो आप सिंटैक्स लिखते हैं, उसके अंदर कोई सिंटैक्टिकल एरर है, तो आपका कंपाइलर आपको एरर मैसेज शो करता है कि ये चीज़ पार्सेबल नहीं है क्योंकि ये गिवन ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रही। तो हम अपनी छोटी सी एक लैंग्वेज जो कि C++ की लैंग्वेज है, उसके कुछ कंस्ट्रक्ट के अगेंस्ट हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के देखते हैं कि उस कंस्ट्रक्ट के ऊपर अगर हम प्रोग्राम चलाएं तो किस तरीके से हमारा प्रोग्राम पार्स होगा डेरिवेशन के थ्रू। अच्छा, सपोज करते हैं कि हमारे पास इस मिनी C++ प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है, हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है, हमारे पास प्रोग्राम का ब्लॉक गिवन है। प्रोग्राम का ब्लॉक बेसिकली जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है कि C++ के अंदर प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड वॉइड यूज़ करते हैं, देन कीवर्ड मेन यूज़ करते हैं, देन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एंड देन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस बॉडी को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर हम अपने कोडिंग पार्ट लिख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्राम ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन है C++ के प्रोग्राम की। देन हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास हमारी C++ की मिनी C++ की लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं C++ के अंदर? हमारे पास सबसे पहले डाटा टाइप है। हम जिस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डाटा टाइप हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप है और उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल आता है जिसे हम आइडेंटिफायर कह रहे हैं। इस तरीके से हम डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। या फिर हमें पता है कि हम डिक्लेरेशन में मोर देन वन वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट id, कोमा id। इस तरह की स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से। डेटा टाइप इंट id, कोमा id। इस तरीके से हमारे पास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास डाटा टाइप सिर्फ इंटीजर है, सपोज करें इस केस में, और सिंगल वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल्स भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं इस डेफिनेशन के अगेंस्ट। अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करें, हमारी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट की फैसिलिटी भी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किस तरह डिफाइन करते हैं लैंग्वेज के अंदर जी? लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा कोई ना कोई आइडेंटिफायर होता है जिसे हम कोई वेरिएबल बोलते हैं, देन इक्वल्स टू का साइन आता है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास, अभी हम एज्यूम करें कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल्स अपीयर हो सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं जी कि हम एक वेरिएबल को कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन करें इस तरीके से, या फिर id इज इक्वल्स, हम ये कह रहे हैं कि id के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, id प्लस id का, id के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है id मल्टीप्लाई बाय id का। एज्यूम करें हमारे पास हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू के,
उसमें हमारे पास दो ही ऑपरेटर हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। और प्लस और मल्टीप्लाई को यूज़ करके हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपनी राइट हैंड साइड वाली। आई डी इज इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। कुछ इस तरीके से हमारी लैंग्वेज प्रोड्यूस हो सकती है असाइनमेंट स्टेटमेंट के ब्लॉक से। तो सपोज करते हैं चले जी कि यही हमारे पास लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास प्रोग्राम ब्लॉक है, या हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या हम कहीं ना कहीं पे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। और अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो टर्मिनल है, या जो सिग्मा की बात करें तो इस लैंग्वेज का जो सिग्मा है बेसिकली वॉइड एक टर्मिनल है, मेन हमारे पास एक टर्मिनल है, ओपनिंग प्रिंसिस क्लोजिंग प्रिंसिस ये टर्मिनल्स हैं, देन करली ओपनिंग करली क्लोजिंग ये हमारे टर्मिनल्स हैं। उसके बाद इंट का कीवर्ड हमारा टर्मिनल है, देन आईडी का कीवर्ड हमारे पास टर्मिनल है। उसके बाद हमारे पास कोमा का कीवर्ड आ सकता है, एज ए टर्मिनल सिंबल अपीयर हो सकता है। हमारे पास इक्वल्स टू का सिंबल एज ए टर्मिनल अपीयर हो सकता है। उसके बाद प्लस एंड मल्टीप्लाई हमारे पास ऐसे टर्मिनल अपीयर हो सकते हैं, एंड देन सेमी कॉलन, क्योंकि हमारी हर स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमी कॉलन होती है और सेमी कॉलन भी हमारे सिग्मा का पार्ट है। तो ये बेसिकली हमारे पास गिवन टर्मिनल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपना इस C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या इसकी ग्रामर बिल्ड करेंगे। चलें जी देखते हैं कि ये हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करूं तो इंडिविजुअल ब्लॉक अगर मैंने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो कि ये वाली स्ट्रिंग्स कहीं पे प्रोड्यूस हो सकें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर से, अगर मैंने इसको डिफाइन करना है तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज डिक्लेरेशन स्टैंड फॉर DS। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट किससे होगी, डाटा टाइप से, और इस केस में हम डाटा टाइप एज्यूम कर रहे हैं कि इंट। हम डाटा टाइप को जनरलाइज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज स्टार्ट विद डाटा टाइप एंड देन फॉलोड बाय वेरिएबल्स। वेरिएबल स्टैंड फॉर V। हमारे पास बेसिकली दो नॉन टर्मिनल हैं, एक DT नॉन टर्मिनल है और एक V नॉन टर्मिनल है। अच्छा, और हमें पता है कि जब भी कोई डाटा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन आएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे पास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का। अब डाटा टाइप से हम कौन कौन सी डाटा टाइप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑल्दो कि हमारे पास हमें पता है कि लैंग्वेज डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफर करती है। अभी हम इस केस में हम कह रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप भी ऑफर कर रही है हमें, वो इंट डाटा टाइप ऑफर कर रही है। तो इस वजह से DT की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है इन द फॉर्म ऑफ इंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी कि वेरिएबल्स किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे। वेरिएबल V सिंगल वेरिएबल प्रोड्यूस हो सकता है या मल्टी वेरिएबल प्रोड्यूस करने आईडी के बाद कोमा आता है एंड देन फिर मैं उसको V से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मैंने क्यों किया जी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल प्रोड्यूस करवाने, इस स्ट्रिंग से हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे जी। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से देखते हैं जी कि अगर हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की इस ग्रामर को यूज़ करें तो क्या हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जिसको हम कह रहे हैं कि हमने प्रोड्यूस करना है इंट ID कोमा ID देन सेमी कोलन। हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं जी, मैं ट्रीज का कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं
डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को हमने उसकी जो प्रोडक्शन पिक की, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड देन सेमीकोलन। डेटा टाइप को रिप्लेस कर दिया विद हमने इंट, वेरिएबल को रिप्लेस किया, चूंकि हमने मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने वेरिएबल की सेकंड प्रोडक्शन पिक की आईडी कोमा वी। अब इंट आईडी कोमा वी सेमीकोलन प्रोड्यूस हो चुका है। अब भी इस वी को हमने रिप्लेस करना है वी की फर्स्ट प्रोडक्शन आईडी से, इंट आईडी कोमा आईडी सेमीकोलन। इसका मतलब है कि हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से जो स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही थी वो अपनी इस गिवन ग्रामर से सक्सेसफुली प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किस तरीके से उसकी ग्रामर डिफाइन कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद, सपोज असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो नॉन टर्मिनल एएस है, असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड विद आईडी एंड देन टर्मिनल इक्वल्स टू, आईडी इक्वल्स टू, एंड देन राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ सकती है और वो स्टेटमेंट टर्मिनेट किससे होगी जी, सेमीकोलन से। अब एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए या तो सिंगल वेरिएबल आ सकता है या मल्टीपल वेरिएबल आ सकते हैं विद सम ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर हमारे पास गिवन है वो प्लस और मल्टीप्लाई गिवन है। अब अगर हम एक्सप्रेशन को डिफाइन करें तो एक्सप्रेशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल आईडी आ सकते एक्सप्रेशन में, या एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन आ सकता है। और हमारे पास ऑपरेटर क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहा है, ऑपरेटर हमारे पास प्लस का ऑपरेटर ऑफर कर रहा है और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ऑफर कर रहा है। अच्छा जी, देखते हैं जी कि हमने असाइनमेंट की इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है वो हम id इज इक्वल्स टू id प्लस id मल्टीप्लाई बाय id। हम ये वाली एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपनी इस असाइनमेंट स्टेटमेंट की ग्रामर से। इसका ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं जी, ए एस गोस टू id इक्वल्स टू एक्सप्रेशन एंड देन सेमीकोलन। आगे एक्सप्रेशन को हमने एक्सपेंड करना है। एक्सप्रेशन को किससे रिप्लेस करें जी, हमने अब ये वाली एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करी तो डेफिनेटली मुझे सेकंड प्रोडक्शन पिक करनी पड़ेगी एक्सप्रेशन की जी। मैंने एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया विद एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन से, एंड देन मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिप्लेस करते हुए मैंने यहाँ से आईडी प्रोड्यूस करवा ली। अब मेरे पास आईडी इज इक्वल्स टू आईडी आ चुका है। इस ऑपरेटर को मैंने रिप्लेस कर दिया विद प्लस ऑपरेटर, आईडी इज इक्वल्स टू आईडी प्लस आ चुका हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन से मैंने रिमेनिंग आईडी इंटू आईडी प्रोड्यूस करवाना है। आईडी इंटू आईडी प्रोड्यूस करवाना है तो मैंने फिर इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया विद एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन से, एंड देन इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया विद आईडी, ऑपरेटर को रिप्लेस किया विद मल्टीप्लाई, देन आईडी को एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया विद आईडी। अब हमारे पास आईडी इज इक्वल्स टू आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी सेमीकोलन प्रोड्यूस हो चुका हुआ है। इसका मतलब कि हमारी ये एक्सप्रेशन वाली स्टेटमेंट प्रॉपर एक्सप्रेशन की ग्रामर, असाइनमेंट स्टेटमेंट की ग्रामर प्रोड्यूस कर रही है। अब इनको यूज़ करते हुए अब हमने अपनी जो प्रीवियस ग्रामर थी जिसके अंदर हम ये सब कुछ डिफाइन कर रहे थे उसको कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी स्टार्टिंग से ग्रामर। ये इंडिविजुअल ब्लॉक हमने क्रिएट कर लिए। अब इंडिविजुअल ब्लॉक को किस तरीके से हम यूज़ करके एज ए होल हम
लैंग्वेज की ग्रामर लिख सकते हैं, वो लिखने जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जी कि मेरे पास स्टार्टिंग में प्रोग्राम ब्लॉक है। प्रोग्राम ब्लॉक कैसे जी पिक करेंगे, स्टार्ट विद कीवर्ड void main ओपनिंग क्लोजिंग करली ओपनिंग करली क्लोजिंग। इसके अंदर अब हमें पता है कि बॉडी के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक नया नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट लिस्ट लिख दिया जी। हमारे पास इस केस में तमाम टर्मिनल हैं एक्सपेक्ट स्टेटमेंट लिस्ट जो कि नॉन टर्मिनल है। अच्छा, अब स्टेटमेंट लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्टेटमेंट एक नया हमारे पास नॉन टर्मिनल है, स्टेटमेंट इनटू स्टेटमेंट लिस्ट वाला नॉन टर्मिनल इटसेल्फ और नल। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हमें हमारी लैंग्वेज ऑफर कर रही है इस केस में, हमारे पास या तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो कि एंड होगी विद सेमीकोलन, या हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो होगी एंड विद सेमीकोलन। अब डिक्लेरेशन की लैंग्वेज हमने पहले डिफाइन किया, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम किसी कैसे डिफाइन कर रहे थे जी। अब वो जो सेमीकोलन था वो पहले डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में था, वो मैंने अब स्टेटमेंट्स में डिफाइन कर दिया। हमने बोला था डिक्लेरेशन स्टार्ट विद कीवर्ड डाटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल वी, और वो जो सेमीकोलन आ रहा था वो सेमीकोलन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, वो सेमीकोलन डेफिनेटली इस डीएस के लास्ट पे आ गया है। और डाटा टाइप को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद कीवर्ड इंट, चूँकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप है। वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया था सिंगल वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ आईडी कोमा वी प्रोड्यूस कर सकते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे थे जी, असाइनमेंट स्टेटमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ऊपर अभी हमने लिखा कि स्टार्ट विद आईडी इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। अब सेमीकोलन इसका भी मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट के लास्ट में लगा दिया, अब इसमें दोबारा असाइनमेंट लगाने की जरूरत नहीं, सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं। अब एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे थे जी, एक्सप्रेशन गोज टू आईडी और एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, और ऑपरेटर गोज टू प्लस और मल्टीप्लाई। ये बेसिकली हमारी जो हम जिस मिनी C++ वाली लैंग्वेज की बात कर रहे थे उसके अगेंस्ट हमने उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब सपोज कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस हो सकता हो। सपोज void main opening closing int a, या सपोज हम a नहीं है हमारे पास id है, सिंपली हम id कोमा id सेमीकोलन और id इज इक्वल्स टू id प्लस id। ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी हमने देखना है कि ये प्रोग्राम हमारे गिवन रूल के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, हमारे गिवन रूल को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो सिंटेक्स हमने डिफाइन किया हुआ है कि उस सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं जी कि ये अब हम ये वाली पूरी स्ट्रिंग प्रोग्राम की ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अपने इस गिवन रूल्स के थ्रू। इसकी डेरिवेशन करनी है जी, यहीं पे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट विद प्रोग्राम ब्लॉक, प्रोग्राम ब्लॉक किस तरीके से एक्टिव होगा जी, विद कीवर्ड void
then next keyword main, opening, closing, curly opening, then statement list एंड देन करली क्लोजिंग। अच्छा, अब स्टेटमेंट लिस्ट से आगे बात बढ़नी है। इस स्टेटमेंट लिस्ट को हम किससे किसे डिफाइन कर रहे हैं जी? इस स्टेटमेंट लिस्ट में इसको हम पिक कर रहे हैं जी, इसकी फर्स्ट प्रोडक्शन विद स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट लिस्ट। अच्छा, इस स्टेटमेंट से हमने कौन सी स्टेटमेंट ड्राइव करनी है? अभी हमने सबसे पहले इस स्टेटमेंट से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। इस स्टेटमेंट को हमने रिप्लेस किया विद डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सेमीकोलन। अब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम यहाँ से ड्राइव कर लेंगे सिंपली, ये dt इंट से रिप्लेस हो जाएगा। वी रिप्लेस किया जी हमने id कोमा वी एंड देन ये वी फिर id से रिप्लेस हो जाएगा। इंट id कोमा id सेमीकोलन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये ड्राइव हो गई है। देन नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट ये ड्राइव करनी है। इस स्टेटमेंट लिस्ट को फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं, स्टेटमेंट लिस्ट को फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन स्टेटमेंट गोज टू स्टेटमेंट लिस्ट। इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अब हमने ड्राइव करना है जी इंट id इज इक्वल टू id प्लस id सेमीकोलन। इसको हम फर्दर आगे मूव करते हैं इस पार्ट को। हमने बोला जी कि स्टेटमेंट लिस्ट को हमने रिप्लेस कर दिया विद कीवर्ड स्टेटमेंट, उसकी प्रोडक्शन स्टेटमेंट इनटू स्टेटमेंट लिस्ट। इस स्टेटमेंट को अब हमने रिप्लेस कर दिया स्टेटमेंट की सेकंड प्रोडक्शन असाइनमेंट स्टेटमेंट सेमीकोलन से। असाइनमेंट स्टेटमेंट सेमीकोलन से रिप्लेस कर दिया। इस असाइनमेंट स्टेटमेंट को अब हम आगे फर्दर रिप्लेस कर रहे हैं जी। असाइनमेंट स्टेटमेंट की हमारे पास प्रोडक्शन क्या थी जी? id इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, id इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अब हमने फर्दर एक्सपेंड किया जी, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन id से रिप्लेस होगी, ये ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर था हमारे केस में, इस एक्सप्रेशन को id से रिप्लेस कर दिया। अब इस स्टेटमेंट लिस्ट को किस से हम रिप्लेस करें? स्टेटमेंट लिस्ट की सेकंड प्रोडक्शन नल थी, स्टेटमेंट लिस्ट की सेकंड प्रोडक्शन नल थी, तो इस स्टेटमेंट लिस्ट को हमने नल से रिप्लेस करके फर्दर स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने से रोक दिया। तो इस तरीके से हम अपनी गिवन प्रोग्राम को अपनी जो डिफाइंड ग्रामर थी उसके थ्रू पार्स करने में सक्सेसफुल हो गए। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल के थ्रू हमारे जो प्रोग्राम है वो पार्स होते हैं जी, कि हम पहले अपनी स्पेसिफिकेशंस डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशंस के बाद हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स या रूल्स डिफाइन करते हैं, एंड देन अगर फिर हमारी जो गिवन प्रोग्राम है, जो हम प्रोग्राम सोर्स कोड लिख रहे हैं, वो सोर्स कोड हमारी गिवन लैंग्वेज को रूल को फुलफिल कर रहा होगा तो वो पार्स हो जाएगा। अदरवाइज आपको लैंग्वेज एरर प्रोड्यूस करके दिखा देगी कि ये चीज़ इसे पार्सेबल नहीं है, या ये जो स्ट्रिंग आप लिख रहे हो सोर्स प्रोग्राम की फॉर्म में वो इससे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अब हम लास्ट पे ज़रा बात करें कि रेगुलर ग्रामर्स क्या होती हैं।
अच्छा जी, रेगुलर ग्रामर की बात कर रहे थे, तो रेगुलर ग्रामर बेसिकली ऐसी ग्रामर को बोलते हैं जो कि रेगुलर लैंग्वेज जनरेट कर सके, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर जिस रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं तो उसे हम रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई ग्रामर गिवन है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक रेगुलर ग्रामर है कि नहीं, यानी कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो एक बेसिक सिंपल सा रूल है, थ्योरम है, कि जिसके थ्रू हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन जो हमारी ग्रामर है क्या वो रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सपोर्ट कर रही होगी तो वो रेगुलर ग्रामर होगी, अदरवाइज वो रेगुलर ग्रामर नहीं होगी। इन केस ऑफ रेगुलर ग्रामर, इन केस ऑफ रेगुलर ग्रामर जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही होगी। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म के हमारे पास जो नॉन टर्मिनल है, उस नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन या तो वर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी या फिर वो सेमी वर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी। अब वर्ड और सेमी वर्ड खुद इटसेल्फ किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करें, अगर तो हमारी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस फॉर्मेट को फॉलो कर रही है कि उसकी प्रोडक्शन, नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन या तो वर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रही है या तो नॉन वर्ड के ऊपर, सेमी वर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो हम उसे रेगुलर ग्रामर बोलेंगे। अब वर्ड और सेमी वर्ड बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? वर्ड में बेसिकली हमारे पास अगर तो कोई गिवन प्रोडक्शन हमारी सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, मतलब कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोडक्शन टर्मिनल्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे वर्ड बोलेंगे। ऐसा नॉन टर्मिनल जिसकी प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल वाली स्ट्रिंग्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हैं, तो ऐसे ही हम नॉन टर्मिनल को वर्ड बोलते हैं, और इसमें नल भी इंक्लूड होता है। सेमी वर्ड किसे बोलते हैं जी? सेमी वर्ड बेसिकली हम ऐसी स्ट्रिंग को बोलते हैं कि जिसके अंदर जो कि स्ट्रिंग बेसिकली विद द कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स अलोंग विद सिंगल नॉन टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही हो। सेमी वर्ड के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि टर्मिनल स्टार्ट में आएंगे, टर्मिनल एक ही एक से ज़्यादा हो सकते हैं या कोई भी टर्मिनल नहीं हो सकता, और एंड विद सिंगल नॉन टर्मिनल से होगी। इसे हम वन नॉन टर्मिनल कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन इस फॉर्म में है कि नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में हमारे पास टर्मिनल्स आ रहे हैं स्टार्ट पे, या हो सकता है कि टर्मिनल्स ना भी आए, पर वो जो टर्मिनेट कर रही है तो उसकी टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल से हो, तो ऐसी हम प्रोडक्शन को सेमी वर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये कोई एस एक नॉन टर्मिनल है, एस की प्रोडक्शन कुछ ये है जी, एस गोज टू ए बी एक्स एंड एक्स गोज टू ए और बी और नल। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्रोडक्शन वर्ड है और कौन सी प्रोडक्शन सेमी वर्ड है। हमने बोला जी कि अगर कोई प्रोडक्शन, किसी नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है तो उसे हम वर्ड बोलेंगे। अगर एक्स को देखें तो एक्स की जितनी भी प्रोडक्शन है
तमाम की तमाम प्रोडक्शंस टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हैं। अगर तमाम की तमाम प्रोडक्शंस टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ड है। इस केस में x एक वर्ड है। s की बात करें, s के स्टार्ट पे टर्मिनल्स हैं और लास्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है। अगर ऐसी प्रोडक्शन जो कि जिसके स्टार्ट में टर्मिनल्स आ सकते हैं और एंड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल हो तो उसे हम सेमी वर्ड बोलते हैं। तो इस केस में एस एक सेमी वर्ड है। एग्जाम्पल और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एस की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्स होती तो इस केस में भी ये एक सेमी वर्ड है, क्योंकि इस केस में टर्मिनल कोई भी अपीयर नहीं हो रहा। हमने बोला था कि टर्मिनल स्टैटिक है, कि टर्मिनल आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, पर टर्मिनेट लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल होगा। लास्ट में सिर्फ सिर्फ एक टर्मिनल है, जिसकी वजह से हम इसको सेमी वर्ड बोल रहे हैं। एस गोज टू ए एक्स बी, क्या इसे हम सेमी वर्ड बोल सकते हैं? जी, इसे हम सेमी वर्ड नहीं बोल सकते। स्टार्ट पे टर्मिनल आ सकते हैं, यहाँ पे नॉन टर्मिनल आया, एक नॉन टर्मिनल आने के बाद दोबारा फिर कोई टर्मिनल नहीं आ सकते, तो इस वजह से ये एक हम कह रहे हैं कि वर्ड नहीं है, सॉरी सेमी वर्ड नहीं है, ये सेमी वर्ड की कैटेगरी में नहीं आता। सिमिलरली एस गोज टू ए एक्स नॉन टर्मिनल बी, क्या ये एक सेमी वर्ड है? जी, ये एक सेमी वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें दो नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, इस वजह से ये भी सेमी वर्ड नहीं है। अगर ऐसी हमारे पास प्रोडक्शन एग्जिस्ट करें जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड और सेमी वर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रही हों, तो ऐसी ग्रामर को हम रेगुलर ग्रामर बोलेंगे, कि उस ग्रामर के अंदर जितने भी नॉन टर्मिनल यूज़ हो रहे हैं उसके तमाम नॉन टर्मिनल वर्ड और सेमी वर्ड की डेफिनेशन के ऊपर फुलफिल कर रहे होंगे, तो हम ऐसी ग्रामर को रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। जी, एक इसी ग्रामर की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास रेगुलर ग्रामर कैटेगरी में आ रही होगी। सपोज हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास एक ग्रामर है जी, एस गोज टू डबल ए एस और डबल बी एस एंड देन सपोज यस नल है। अच्छा, इस एस की बात करें तो एस की ये वाली प्रोडक्शन भी क्या है, एक सेमी वर्ड है। ये वाली प्रोडक्शन भी एक सेमी वर्ड है। ये वाली प्रोडक्शन एक वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रोडक्शन जितनी भी हैं वो वर्ड और सेमी वर्ड के ऊपर ही कंसिस्ट कर रही हैं, तो इसको हम एक रेगुलर ग्रामर बोल सकते हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एस गोज टू ए एक्स, एस गोज टू बी वाई, एक्स गोज टू सपोज ए एस और ए वाई गोज टू बी एस और बी। इस केस में हमने चेक करना है कि ये जो गिवन ग्रामर है वो एक रेगुलर ग्रामर है कि नहीं है। डेफिनेटली ये चेक करना है जी कि इसकी जितने भी नॉन टर्मिनल की तमाम प्रोडक्शन वर्ड और सेमी वर्ड के ऊपर मैप हो रही हैं। फर्स्ट नॉन टर्मिनल एस की बात करें तो एस की दोनों प्रोडक्शन सेमी वर्ड की कैटेगरी में आ रही है। ये भी सेमी वर्ड है, ये भी सेमी वर्ड है। एस तो रूल फॉलो कर रहा है। अब एक्स को चेक करें, एक्स की दोनों प्रोडक्शन एक सेमी वर्ड है एक वर्ड है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। वाई की दोनों प्रोडक्शन एक वर्ड सेमी वर्ड है दूसरा वर्ड है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये गिवन ग्रामर एक रेगुलर ग्रामर है। किसी
रेगुलर ग्रामर को देखते हुए अगर उसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है तो वो बड़ा आसान होता है जी। सपोज अगर मैं इस लैंग्वेज की ही बात करूँ, ये जो लैंग्वेज यहाँ पे हमने रेगुलर ग्रामर की फॉर्म में डिफ़ाइन की है, अगर इसकी बात करें और इसका हमने अगर ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है तो इसका ऑटोमेटा हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, जितनी हमारे पास नॉन टर्मिनल उतनी हमारी स्टेट्स बन जाएंगी। सपोज एस है जी, एस हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है। एस पे अगर हम ए रीड करते हैं तो ए रीड करने पे हम किधर जा रहे हैं, हम एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल एक्स पे जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जी कि हम टर्मिनल ए रीड करके जिधर मूव कर रहे हैं स्टेट, वो एक्स स्टेट पे मूव करके। अगर एस से हम बी रीड करते हैं तो बी रीड करके हम स्टेट वाई के ऊपर मूव कर जाएंगे। एस से जब बी रीड किया, बी रीड करके हम स्टेट वाई के ऊपर मूव करके। देन एक्स की बात करते हैं। एक्स पे हमारे पास अगर ए आता है, एक्स पे ए आने पे हम एस पे मूव करके, एंड देन वाई पे जब बी आता है, वाई पे बी आने पे नॉन टर्मिनल एस पे मूव करके। अब एक्स पे दोबारा ए जब अपीयर हो रहा, सॉरी यहाँ पे ए लिखना, कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, अगर स्टार्ट ए से हो रहा है तो ए के बाद हमारे पास ए आ सकता है, बी भी आ सकता है। ये लैंग्वेज बेसिकली हमारी इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, इसमें ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमारी जहाँ पे एक्सेप्ट हो रही हैं उस स्टेट को हम फाइनल स्टेट बनाएंगे। इस केस में एस पे हमारे पास इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है तो इस वजह से एस को हम फाइनल स्टेट करेंगे। तो इस तरीके से हम रेगुलर लैंग्वेजेस के अगेंस्ट रेगुलर ग्रामर्स डिफाइन कर सकते हैं, और ग्रामर को देखते हुए हम ये भी चीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये गिवन ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज की है कि नहीं है, बेस्ड ऑन द वर्ड्स एंड सेमी वर्ड्स। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखा थी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम क्यों यूज़ करें, उसके बेसिक, उसके पीछे इंट्यूशन क्या है कि जिसकी वजह से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। एंड देन हमने देखा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन हमने उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स डिफाइन करके देखी डिफरेंट लैंग्वेज के अगेंस्ट। देन फिर हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल की कि किस तरीके से हम जब कंपाइलर के ऊपर अपना सिंटैक्स लिख रहे होते हैं, किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपकी लैंग्वेज किस तरीके से कंपाइल होती है, हमने वो बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, कैसे हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को रिकगनाइज करने के लिए हेल्पफुल, ये यूज़फुल साबित होती हैं। एंड देन लास्ट पे हमने रेगुलर ग्रामर्स के बारे में देखा कि रेगुलर ग्रामर्स बेसिकली किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन हमारी जो ग्रामर है वो रेगुलर ग्रामर है या नहीं है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए जी इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपीयर होंगे। अभी तक के लिए खुदा हाफिज़।